हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल परिवर्तन द एजुकेशन हब। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 2D 3D यानी कि मेंसुरेशन का जो पार्ट होता है 2D और 3D उसको कंप्लीट करेंगे। बेसिकली इस वीडियो में जो रहेगा वो मेंसुरेशन का फर्स्ट पार्ट रहेगा 2D, जिसमें हम लोग ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स एंड सर्किल इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या इसका पेरीमीटर होता है, क्या इसका एरिया होता है, क्या इसका डायगोनल होता है, ये सारी बातें हम सीखेंगे। एक ही वीडियो में आप 2D बिल्कुल कंप्लीट सीख जाओगे। उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस होते हैं वो भी सारे आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे 2D की। 2D की शुरुआत होती है ट्रायंगल से, यानी कि त्रिभुज से शुरुआत होती है, वहीं से 2D शुरू होता है। हम लोग वहाँ से सारी बातें शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगा लोगे मेंसुरेशन, ठीक है। मेंसुरेशन एक रेड मार्कर से लिखे जाने वाला टॉपिक है और इसको हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रमिति, ठीक है। तो क्षेत्रमिति के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे क्षेत्रमिति में 2D से, और 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशनल, ठीक है भाई। बड़ा बड़ा लिख रहे हैं ताकि आपको आसानी से दिखता रहे, कोई दिक्कत ना हो। हिंदी में इसको बोलेंगे द्विविमीय, यानी कि जिसमें 2 विमाएं दी हों, लंबाई और चौड़ाई। यहाँ पे लिखा द्विविमीय, 2 डायमेंशनल, शॉर्ट में बोलते हैं 2D। और ये किसका पार्ट है? क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन का, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली हम लोग 2D से कितनी चीज़ें फाइंड आउट करते हैं वो भी हम आपको एक बता दें। सबसे पहले हम इससे परिमाप पता कर सकते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पेरीमीटर, ठीक है भाई, पेरीमीटर। फिर दूसरे नंबर पे हम इससे पता कर सकते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मतलब होता है एरिया, ठीक है। और थर्ड नंबर पे आता है, उसको वैसे कंसीडर नहीं करना चाहिए लेकिन चलो लिख लो, विकर्ण। विकर्ण का मतलब होता है डायगोनल। इतनी बातें हम लोग यहाँ से 2D से जानेंगे, और जब 3D आएगा तो हम लोग आयतन के बारे में भी जान जाएंगे। सबसे पहला यहाँ पे 2D में शुरुआत होती है त्रिभुज से। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो और आपके नोट्स नहीं कंप्लीट है तो आप यहीं से बिल्कुल अच्छे नोट्स बना लो। यहाँ से आपका क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन जितना भी पोर्शन है, कोई भी इससे क्वेश्चन आएगा तो वो गलत नहीं होगा। हम आपको कोशिश करेंगे जितना बेसिक हो सकता है कि हम ऐसा सोच के पढ़ा रहे हैं कि आपने इससे पहले कभी नहीं पढ़ा है, और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो आपको पूरा समझ आना चाहिए। इस तरीके से हम पढ़ाएंगे। तो त्रिभुज, और इसके बारे में हम लोग इंग्लिश में तो जानते होंगे आप लोग, ट्रायंगल, ठीक है भाई। त्रिभुज हो गया ट्रायंगल। अब इसमें 3 भुजाएं होती हैं। ये तो बहुत छोटी छोटी बातें, ये इसके शीर्ष होते हैं, ठीक है। ये इसकी 3 भुजाएं हो गई, ये इसके शीर्ष हो गए, और इनकी लंबाइयाँ होती हैं। जैसे मान लो ये भुजा जो है ए के सामने, इसकी लंबाई ए है। ए का मतलब क्या हुआ कि ये वाली जो लंबाई है 5 मीटर, 10 मीटर, 12 मीटर कुछ भी होगी, उसको हम लोग ए से डिनोट कर देंगे। बी के सामने वाली को बी मान लेते हैं जनरली, और सी के सामने वाली को स्मॉल सी। ये डिस्टेंसेस हैं, कोई लंबाई होगी है 5 मीटर, 10 मीटर, वैसे ये भी कोई लंबाई, और ये भी। तीनों बातें आपको समझ आई। अब 3 ये इसके साइड्स हैं, ए बी, बी सी और सी ए, तो यानी कि 3 ही इसके आधार भी हो गए। तो सबसे पहले अगर यहाँ से हम बात करें परिमाप की, परिमाप जो कि सबसे पहले मैं आपको बताया भी कि परिमाप हम लोग जानेंगे। परिमाप को आप पहले एक ही बार में हम बताएंगे कि होता क्या, आगे जितने भी बातें बताएंगे वहाँ से ध्यान रखना। परिमाप का बेसिक जो मतलब होता है वो होता है चारों ओर की, क्या लिख किया ये, चारों ओर की भुजाओं की लंबाई का योग। जो इस किसी भी आकृति में चारों ओर जो भी आपको भुजाएं दी होंगी उनकी टोटल लेंथ कितनी वो सब काउंट कर लेना ही, वही क्या कहलाता है परिमाप। जैसे ये लंबाई ए है, ऐसे बना दे तो ज़्यादा आपको समझ आएगा। ये यहाँ तक लंबाई ए, ये लंबाई आपकी हो गई बी, और ये लंबाई हो गई आपकी सी। तो ए बी सी तीनों को जोड़ देना ही क्या होता है? परिमाप। तो ये आपका हो गया परिमाप ए प्लस बी प्लस सी। बहुत शॉर्ट में अगर समझे, जैसे हम आपको एक त्रिभुज दे दें, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, और ये 7 सेंटीमीटर है। ऐसे हम आपसे बोल सकते हैं, हम बोले इसका परिमाप बताओ, तो 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7, तो 5 और 6 11, 11 और 7 18, तो ये टोटल हो जाएगा 18 सेंटीमीटर इसका हो जाएगा परिमाप। बस ये छोटी सी बात हमें बतानी थी, समझ गए छोटी सी बात। फिर इसके बाद आ जाएगा नंबर 2 पे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, अब किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है? वो होता है
1/2 गुणे आधार गुणे सम्मुख, सम्मुख लिख लो या संगत लिख लो, ज़्यादा सही रहेगा, सम्मुख से अच्छा लिख लो आप, संगत ऊंचाई। इसका मतलब क्या हुआ, कोई क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है तो 1/2 कोई आधार ले लो त्रिभुज की एक साइड, उसके संगत ऊंचाई क्या है। अब जैसे इस त्रिभुज में ABC का हम एरिया कैसे बताएंगे, जैसे मान लो आपने ये वाली भुजा ले ली, कौन सी भुजा ले ली, BC, तो ये एक आधार हो जाएगा। 3 भुजाएं हैं तो 3 आधार हो जाएंगे, एक आधार होगा AB, एक आधार होगा BC और एक आधार हो जाएगा AC। 3 भुजाएं हैं तो 3 ही आधार और इनके संगत 3 ही ऊंचाइयाँ होंगी। जैसे आधार BC है तो इसके संगत ऊंचाई क्या होगी कि सम्मुख शीर्ष से इस पर एक परपेंडिकुलर या एक लंबवत रेखा खींच दी आपने, एक आपने लंबवत रेखा खींची जहाँ पे 90 डिग्री एंगल बने, बस यही इसकी क्या हो जाएगी, संगत ऊंचाई। इसका नाम मान लो हमने D दे दिया। ऐसे B से खींची AC पे तो ये संगत ऊंचाई हो गई, इसका नाम मान लो हमने DE दे दिया। और C से खींची बेटा AB पे तो ये एक संगत ऊंचाई ऐसे खींची और ये हो जाएगा F, यहाँ पे नाम दे सकते हैं DEF, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो 1/2 आधार कितना हो जाएगा हमारा BC और संगत ऊंचाई BC की ऊंचाई संगत कौन सी है, AD, तो ये क्या हो जाएगा हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल का। ऐसे मान लो और दूसरा कोई ले 1/2, अब मान लो हमने आधार BC नहीं, हमने आधार ले लिया AB, आधार हमने लिया AB, तो AB के संगत ऊंचाई कौन सी है, तो सम्मुख शीर्ष कौन सा है, C। AB तो आपने भुजा ले ली, शीर्ष बचा C, तो C से यहाँ तक की ऊंचाई है CF। फिर ऐसे ही 1/2, अब की आधार मान लो हमने ले लिया AC, तो AC के संगत ऊंचाई कौन सी है, BE। ये बात आपको इतनी आई थिंक बात समझ आ गई होगी, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी त्रिभुज दिया हो आप सारी बातें वहाँ से पता कर सकते हैं। इसके बाद बात आ जाती है दूसरा एक त्रिभुज होता है जिसको हम बोल सकते हैं समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। अब आप इससे रिलेट करना, हम इसकी सारी बातें इसमें बताएंगे। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों। तो ये हमने एक त्रिभुज बनाया ABC और इसकी तीनों भुजाएं क्या हो जाएंगी, इसकी लंबाई मान लो ऐसे समझते हैं, देखो जब तीनों भुजाएं बराबर हैं तो ये लंबाई अगर A सेंटीमीटर होगी तो ये भी A सेंटीमीटर और ये भी A सेंटीमीटर, सभी तो बराबर हैं। तो इसका परिमाप क्या होगा, जाके अभी परिमाप बताया था कि इनको जोड़ना, वैसे इसको जोड़ो, A 3 बार जोड़ोगे तो 3A हो जाएगा, बस ये परिमाप हो गया। जैसे ये 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5, तो 5 तियाँ 15, 5 तियाँ 15 हो जाएगा परिमाप। इसके बाद क्षेत्रफल की अगर बात करी जाए तो क्षेत्रफल आप डायरेक्ट याद भी कर सकते हो। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हो √3/4 इंटू जो साइड दी हो उसका क्या कर दो, स्क्वायर। बस ये फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का, ठीक है। क्या आपने लिखा, परिमाप लॉजिक बिल्कुल देखो, A 3 बार जोड़ोगे तो 3A हो जाएगा। क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू A स्क्वायर, और A क्या है, साइड, तो आप बोल सकते हो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। बिल्कुल आसानी से आप इसे याद कर सकते हो, ठीक है। समबाहु त्रिभुज हो गया। इसके बाद आ जाएगा समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, नाम से ही क्लियर हो रहा है। मान लो आपने एक त्रिभुज बनाया ये ABC, अब क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है तो दो भुजाएं इसकी बराबर होंगी, ये मान ली A तो ये भी भुजा A ही होगी और ये वाली B, ठीक है। तो जो भुजाएं बराबर हैं वो A और A हो गई, और जो अलग है वो कौन सी हो गई, हमारी B। तो इसका परिमाप का तो बेसिकली कोई फॉर्मूला होना ही नहीं चाहिए, आप ऐसे याद कर सकते हो, A और B, तो A और A 2A प्लस B, तो परिमाप हो जाएगा 2A प्लस B। फिर इसका क्षेत्रफल, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है समद्विबाहु त्रिभुज का, ये आप आसानी से याद कर सकते हो। इसको थोड़ा बड़ा फार्मूला याद भी कर लेना, B/4 और अंडर रूट में 4A² माइनस B²। बस ये बात आपको याद रखनी है कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है B/4 अंडर रूट 4A² माइनस B²। इस फॉर्मूले से आप समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो आपने त्रिभुज देखा, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, 3 ही उसकी संगत ऊंचाइयां होती हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं, हाइट्स। ये भुजा ABC है तो तीनों को जोड़ा, परिमाप आया। ये एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने बताया कि अगर आपको त्रिभुज में कोई भुजा पता हो, उसकी संगत ऊंचाई पता हो, तो 1/2 आधार गुणे संगत ऊंचाई करके आप क्षेत्रफल निकाल सकते हो। हमने इसी त्रिभुज के तीनों फॉर्मूले लिख दिए कि 3 तरीके से आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो।
अगर समबाहु त्रिभुज आता है तो तीनों भुजाएं बराबर होंगी, परिमाप 3a हो जाएगा और क्षेत्रफल √3/4 इंटू ए स्क्वायर या √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। इसके बाद आ जाती बात समद्विबाहु। समद्विबाहु जिसकी दोनों भुजाएं बराबर हो, तीसरी अलग हो। तो दो भुजाएं बराबर, तो दोनों भुजाएं ए और ए हो गई बराबर वाली, अलग वाली बी हो गई। परिमाप हो जाएगा 2a + b और क्षेत्रफल हो जाएगा b/4 √4a² - b²। b/4 √4a² - b²। 2-3 बार आप बोलना, आपको ये बात याद हो जाएगी। तो त्रिभुज की बात आई थिंक हमने कंप्लीट कर ली। एक अभी समबाहु त्रिभुज बता, उसके बारे में भी आपको बता देंगे और फिर हम लोग चतुर्भुज के बारे में बात शुरू करेंगे। अब आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आपने त्रिभुज का कंसेप्ट पूरा समझ लिया। एक इसमें छोटा सा और बचा है, वो भी हम आपको बता दें यहीं पे। अगर समकोण त्रिभुज आ जाता है, हालांकि ये कोण वाले चैप्टर में हम बताते हैं, लेकिन चलो यहीं पे सीख लो। समकोण त्रिभुज की अगर बात करी जाए तो समकोण त्रिभुज में होता क्या है कि एक एंगल 90 डिग्री होता है बस। किसी भी त्रिभुज में अगर आपको एक एंगल 90 डिग्री दिख जाए, ABC, जैसे ये त्रिभुज है, अब यहाँ पे एक एंगल आपको कितना दिख रहा है 90 डिग्री, या आप इस बोर्ड को ले लो तो इस बोर्ड का जो कॉर्नर होगा वो 90 डिग्री बना होगा। जैसे आप कोई भी रेक्टेंगल वाली चीज़ लेते हो या कोई भी स्क्वायर शेप की चीज़ लो तो उसका जो साइड का जो कॉर्नर होता है वो 90 डिग्री का होता है। यानी कि जहाँ पर L बन जाए, देखो ऐसे आके L बनना है तो एंगल हो गया 90 डिग्री। अब इसमें होगा कि ये दोनों एक दूसरे की हाइट होंगी। अगर आपने ये बेस लिया या अगर आपने आधार ले लिया तो इसकी हाइट ये हो गई, एक दूसरे के रेसिप्रोकल। अगर आपने ये लिया बेस तो इसकी हाइट ये हो गई। तो इसका क्षेत्रफल सीधे सीधे क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। मतलब फॉर्मूला जो सबसे पहला वाला हमने आपको लिखवाया था वही है, बस इसमें होता क्या है, इसमें आपको बेस और हाइट अलग से नहीं निकालना। इसमें बेस आपको ये दिया होगा और हाइट आपकी ये हो जाएगी। इसको लिखना चाहो तो आप लिख भी लो कि ये आपका होता है बेस और ये क्या होता है आपका हाइट। ठीक है, या आप चाहो तो ये बेस बना के हाइट, ये दोनों एक दूसरे में चेंज हो जाते हैं। अब हम लोग इधर समझेंगे चतुर्भुज के बारे में। हेडिंग लगा लेना आप, चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल। चतुर्भुज का मतलब जिसमें 4 भुजाएं हों, जैसे कि ये जो बोर्ड होता है, ये जो हमारी टीवी होती है घर पे, ये चतुर्भुज के टाइप की होती है। ठीक है, तो जिसमें 4 भुजाएं हैं वो हमारा हो जाएगा चतुर्भुज। सबसे पहले चतुर्भुज हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे आयत। चतुर्भुज का सबसे पहला टाइप है आयत, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टेंगल। ठीक है, इसमें होता क्या कि सभी डिग्री, ये जो सभी एंगल होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। चारों एंगल कितने होंगे 90 डिग्री के। आप ये एक एक बात पॉइंट वाइज अपने नोट्स में नोट कर सकते हो। सभी एंगल 90 डिग्री और आमने सामने की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। जैसे मान लो अगर ये लंबाई L है तो ये भी L ही होगी, और ये मान लो 10 सेंटीमीटर है तो चौड़ाई भी 10 ही सेंटीमीटर होगी, और इसको हम लोग B मानेंगे और इसे भी B। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा कि लंबाई इसकी L तो ये भी L हुई, और ये चौड़ाई B तो ये भी कितनी हो जाएगी B हो जाएगी। अब यहाँ पर फिर से वही बात, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे परिमाप। अभी हमने आपको परिमाप बताया था कि परिमाप का मतलब चारों ओर की जितनी साइड्स हैं उनकी लेंथ को ऐड कर लेना ही परिमाप कहलाता है। तो देखो इसमें अगर ऐड करोगे तो L + B + L + B, तो 2 बार L पड़ेगा और 2 बार B पड़ेगा, तो 2 आप कॉमन ले लोगे और अंडर रूट में लिखोगे L + B। हिंदी में समझना चाहो तो परिमाप हो जाएगा 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, बस ये परिमाप हो गया। फिर अगर इसकी क्षेत्रफल की बात करी जाए या एरिया, तो क्षेत्रफल लिख लो और एरिया एक ही बात है। ठीक है, क्षेत्रफल या एरिया क्या होता है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई L × B कर दोगे, बस आपका क्या आ जाएगा एरिया L × B, और इसको हिंदी में लिखना चाहो तो लंबाई गुणे चौड़ाई, बस ये हो जाएगा हमारा एरिया। जैसे ये मान लो 8 सेंटीमीटर दे दिया जाए और ये 6 सेंटीमीटर, तो 8 × 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा एरिया। जैसे आप लोग प्लॉट जो खरीदते हो तो उसमें बोला था कि 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट, तो 1000 स्क्वायर फीट का आप कैसा भी प्लॉट बना सकते हो। मान लो आपने एक रेक्टेंगुलर शेप का लिया प्लॉट, और ये आपने ले लिया 50 फीट का लंबा और ये आपने ले लिया 20 फीट का चौड़ा, है ना। तो 50 की अगर आप 20 से गुणा करोगे तो 1000 फीट स्क्वायर या स्क्वायर फीट बोला जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, वहाँ का एरिया आता है। हमेशा एरिया जो होगा वो स्क्वायर में रहता है। फीट स्क्वायर होता है, किलोमीटर स्क्वायर होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, मीटर स्क्वायर में, इसी तरीके से स्क्वायर में रहती हैं सारी बातें। ठीक है, तो ये लंबाई गुणे चौड़ाई करने से सीधे हम निकाल सकते हैं। अब तीसरी बात इसमें जो आती है, जो अभी हमने पिछली स्लाइड में यहाँ लिखी थी, परिमाप, क्षेत्रफल और विकर्ण। अब यहाँ से हम लोग विकर्ण जानना शुरू करेंगे। विकर्ण का मतलब हो गया भैया डायगोनल।
इंग्लिश की स्पेलिंग्स पे ध्यान मत देना, गलत भी हो सकती है, ठीक है। तो विकर्ड यहाँ के डायगोनल हम लोग शुरू करेंगे। डायगोनल होता क्या है, जैसे इसी में समझ लो, मान लो आपका एक प्लॉट है, ठीक है भाई, और आप आए और आपने सोचा चलो हम इस रास्ते से इस रास्ते तक जाते हैं, यहाँ तक, इस पॉइंट से आपको इस पॉइंट तक जाना है, तो आप सीधे ऐसे चले जाओ, है ना। तो ये जो अपोजिट एपेक्स होते हैं या अपोजिट शीर्ष होते हैं, इनको मिला देने से जो रेखा बनती है उसे क्या बोलते हैं, विकर्ड। अगर ये मान लो ए बी सी डी हमारा एक चतुर्भुज है, तो ए सी और बी डी हमारे क्या हो जाएंगे, विकर्ड। और विकर्ड कैसे निकलते हैं, तो विकर्ड बराबर होता है अंडर रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ये बनता है पाइथागोरस प्रमेय से, जहाँ पे राइट एंगल बनता है, या जो अभी ये वाला हमने आपको बताया था समकोण त्रिभुज, तो वहाँ पे ये बात लगती है। आप बेसिकली ध्यान रखना विकर्ड किसके बराबर होगा, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जैसे ये मान लो लंबाई है और ये चौड़ाई है, तो लंबाई का स्क्वायर कर देना, चौड़ाई का स्क्वायर कर देना, दोनों को जोड़ के उनका अंडर रूट निकाल देना, स्क्वायर रूट, बस हमारा विकर्ड आ जाएगा। यहाँ तक एक बात हो गई। इसके बाद नंबर 2 पे हम लिखते हैं स्क्वायर, जिसे बोलते हैं हिंदी में वर्ग। स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, वर्ग। वर्ग का मतलब जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, ठीक है। अच्छा विकर्ड आप सोच सकते हैं कि सर इसमें तो 2 विकर्ड हैं, ए सी और बी डी, फॉर्मूला तो एक ही लिखा है, तो दोनों में यही लगेगा, जितना विकर्ड ए सी होता है उतना ही विकर्ड बी डी होता है, दोनों बिल्कुल बराबर होते हैं। अब स्क्वायर की बात आती है, ये मान लीजिए ए बी सी डी हमारा एक स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब जिसकी चारों साइड्स इक्वल हों, ठीक है। तो ये मान लीजिए, चलो इसको रेड पेन से लिखते हैं ताकि आपको अलग से दिखता रहे कि ये हो गया ए, ये भी हो गया ए, और ये चारों कैसी हो गई, ए हो गई, क्योंकि सभी इक्वल हैं तो सभी ए हो जाएंगी। तो अगर इसका परिमाप पूछा जाए तो परिमाप आप कितना आसानी समझ सकते हो, अगर चारों ए हैं तो 4a हो जाएगा, 4 इंटू साइड, बस परिमाप आ जाएगा। अगर क्षेत्रफल की बात करी जाए तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे क्षेत्रफल हमने क्या बताया था, लंबाई गुणे चौड़ाई बताया था, तो यहाँ पे अगर लंबाई की चौड़ाई से गुणा करोगे तो भाई ये भी ए है, ये भी ए है, दोनों की गुणा होगी तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ए इंटू ए स्क्वायर, तो क्षेत्रफल हो जाएगा ए स्क्वायर। उसे और समझना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो साइड का स्क्वायर, जो भी आपको साइड दी हो उसका स्क्वायर कर दो, बस स्क्वायर का एरिया पता चल जाता है। तीसरी बात जो बचती है वो होती विकर्ड। तो विकर्ड कैसे निकलेगा, विकर्ड जैसे अभी यहाँ पे क्या था, अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर इसमें देखोगे तो दोनों ए और ए हैं, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो 2a स्क्वायर हो जाएगा, और ए स्क्वायर का ए बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में 2 रह जाएगा, तो ए रूट 2। तो विकर्ड होता है ए रूट 2। अगर ऐसे समझना चाहो तो साइड में मल्टीप्लीकेशन कर दो रूट 2 से, ठीक है। साइड जो दी हो उसमें रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका विकर्ड आ जाएगा। जैसे मान लो ये 10 सेंटीमीटर होता तो सभी 10-10 सेंटीमीटर होते हैं, तो हम पूछते विकर्ड ए सी की लंबाई बताओ, तो 10 में आप रूट 2 से गुणा कर दो तो 10 रूट 2, है ना। अगर ऐसे बी डी की पूछें तो ए सी और बी डी, क्योंकि दोनों विकर्ड बराबर होते हैं, तो जितना ए सी होगा उतना ही बी डी, 10 रूट 2 आ जाएगा। अगर अलग साइड दी है तो अलग आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे रेक्टेंगल और स्क्वायर के एरिया, पेरीमीटर और डायगोनल तीनों चीज़ें सीख ली। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे जो चतुर्भुज और बचते हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। तो आपने चतुर्भुज के हमने आपको 2 टाइप्स बता दिए। अब तीसरा टाइप आता है हमारा समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज इंग्लिश में बोलते हैं ट्रपेजियम। भाई स्पेलिंग के मामले में इतना हाल खराब है, ट्रपेजियम, ठीक है। स्पेलिंग देख लेना अपनी जो भी इसकी हो, ठीक है। समलंब को ट्रपेजियम बोलते हैं। होता कैसा है ये, जो नाव जैसी होती है, नाव को अगर आप उल्टा कर दो, ठीक है, जो नाव होती है हमारी उसको अगर आप उल्टा कर दो वही होता समलंब। इसमें ये वाली भुजा और ये भुजा समांतर होती हैं। अगर आप देखो तो इनके बीच अंतर हर जगह पे बराबर है, और ये दोनों असमांतर होती हैं। तो ऐसा चतुर्भुज जिसमें एक पेयर कैसा हो, समांतर हो या पैरेलल हो, दूसरा पैरेलल ना हो, तो इसका नाम अगर हम लोग लिख दें ए बी सी और डी। अब मान लीजिए ये इसकी, अब इसका परिमाप का कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं है। परिमाप आप अगर इसका पूछें भी तो आप जितनी भी साइड्स हो चारों बस जोड़ दो, वही परिमाप हो गया। तो इसका परिमाप का कोई फॉर्मूला नहीं है। इसमें सीधे आपसे पूछा जाएगा क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल देखते हैं कैसे समझते हैं। तो क्षेत्रफल देखो, मान लो ये वाली भुजा यहाँ से यहाँ तक a सेंटीमीटर है या मीटर है या किलोमीटर कुछ भी हो, ये वाली b हो गई, ठीक है। इतनी बात समझ सकते हैं। और इन भुजाओं का कोई लेना देना होता नहीं है।
अब इन समांतर भुजाओं के बीच की लंबाई, जो बीच की ये जो दूरी है, ये पता चले आपको हाइट है, ये h है। देखो ध्यान से समझिए कि ये वाली लंबाई आपकी a हो गई, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई b हो गई, और इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है h। देखो ये मत बताना दूरी, ये तो आपकी तिरछी दूरी है, जो स्लैंट हाइट है उससे मतलब नहीं, हमें जो प्रॉपर हाइट चाहिए होती है। हाइट हमेशा किसी पॉइंट से जस्ट उसके परपेंडिकुलर नीचे को हाइट होती है, इधर उधर गई तो वो हाइट नहीं होती है। जैसे ये इधर जा रही है, ये हाइट थोड़ी ना, हाइट अगर होगी तो यहाँ से अगर हम कोई चीज़ टपका दें सीधे यहाँ पे आ जाए, ये हमारी क्या हो जाएगी हाइट। तो ये हाइट क्या हो गई h। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है समलंब चतुर्भुज का, 1/2 समांतर भुजाओं का योग। a और b समांतर भुजाओं की लंबाइयां हैं तो इनका आपने योग कर दिया, इनटू इनके बीच की दूरी, बीच की दूरी कितनी है h। इसको हिंदी में भी हम लिख देंगे ताकि आपको बात समझ आ जाए, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणे बीच की दूरी, बीच की दूरी। ये बात आप याद रखिएगा, ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला या एरिया का फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, इतनी बात आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद एक और टाइप बचता है, अगर कह दिया जाए समांतर चतुर्भुज। समांतर, ये चतुर्भुज को मैं ऐसे बना देते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। एक बार फिर से आपसे हम बोलेंगे, स्पेलिंग आप अपनी देख लेना, गलत भी हो सकती है सही भी, मैथमेटिक्स में स्पेलिंग का कोई इतना खास रोल होता नहीं है, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि सही ही हो। जैसे ये मान लीजिए, थोड़ा सा इसको हम ऐसे करते हैं, इसको हटा दें यहाँ से, इस तरीके से काजू कतली जो होती है बिल्कुल उसी तरीके से। जैसे ये हो गया हमारा ABCD। अब ये ABCD हमारा हो गया समांतर चतुर्भुज। इसमें होगा कि ये दोनों रेखाएं समांतर और ये दोनों भी आपस में समांतर और बराबर भी होंगी, कि ये यहाँ से यहाँ तक अगर L है तो ये भी यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, L ही लंबाई की होगी। ये यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए B है तो ये भी यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, B होगी। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकलता है देखिए, परिमाप अगर इसका पूछा जाए, इसमें परिमाप आप बता सकते हो क्योंकि ये फिक्स चीज़ें हैं, तो इसका परिमाप वही होता है जो आयत का होता है, 2 ब्रैकेट में L प्लस B या 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। अब आ जाती बात क्षेत्रफल की, सबसे इंपॉर्टेंट। तो क्षेत्रफल कैसे होता है, या तो दो चीज़ें से आप क्षेत्रफल निकाल सकते हो, या तो आपको इन दोनों के बीच की हाइट पता हो, ये क्या पता हो आपको, इनके बीच की हाइट पता हो। अगर आपको हाइट मान लो h पता है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपने आधार ले लिया L और हाइट कितनी है h, तो L इंटू एच करके निकाल सकते हो, L इंटू एच। लेकिन ये कब तब लगेगा जब आपको ये आधार पता हो, इसके साथ में हाइट पता हो। अगर ये नहीं पता है तो फिर इसका क्षेत्रफल एक दूसरा निकलता है विकर्ण से। एक और क्षेत्रफल निकालने का दूसरा भी फॉर्मूला है विकर्ण से। मान लीजिए यहाँ से ये है BD, ये विकर्ण क्या है BD। इस वाले विकर्ण देखिए, अगर आप ध्यान से देखो तो ये विकर्ण लंबा है, और अगर AC को मिला दें तो ये विकर्ण छोटा होगा, यस और नो। अगर हम AC को मिला दें तो ये वाला विकर्ण कैसा होगा, छोटा। अब मान लो हमने BD वाले विकर्ण को नाम दे दिया D1, बड़े वाले विकर्ण को नाम दिया D1, और छोटे वाले विकर्ण को हम नाम दे देंगे D2। इस AC को नाम क्या दे देंगे, यहाँ पे लिख देंगे D2। ठीक है, बात समझ आ रही, बड़े वाले विकर्ण का नाम D1, छोटे वाले विकर्ण का नाम D2। तो क्षेत्रफल होता है 1/2 D1 गुणे D2, यानी कि विकर्णों के गुणनफल का आधा, विकर्णों के गुणनफल का आधा क्या हो जाएगा क्षेत्रफल। या फिर आपको लंबाई और हाइट पता तब भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो चतुर्भुज में ये अब कंप्लीट आपका चतुर्भुज यहाँ पे हो चुका है। इसके बाद अब हम आपको बता देंगे स्क्वायर, और वहाँ से 2D के सारा पोर्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों ने अभी त्रिभुज और चतुर्भुज दोनों बहुत डिटेल में जितने भी उनके पॉसिबल फॉर्मूले थे सब हमने आपको बता दिए। अब एक और 2D का बचा हुआ है सर्किल, वो भी हम आपको कंप्लीट करा दें। फिर अगली जो वीडियो बनेगी उसमें हम क्वेश्चंस लाएंगे। इस वीडियो में सिर्फ हमने आपको फॉर्मूले बताए हैं, ठीक है, नहीं तो वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसमें हम शुरू करते हैं। अब जो लास्ट 2D का एक और पार्ट बचा हुआ है जिसको बोलते हैं वृत्त, तो इंग्लिश बोलते हैं सर्किल। ठीक है, तो सर्किल के बारे में जानते हैं। ये हम इधर बना, जैसे ये हमारा सर्किल हो गया, एक ही बार में ठीक ठाक बन गया है, ये सर्किल हो गया। और ये इसके सेंटर से इसकी सर्कमफेरेंस तक की दूरी जो होती है उसको R से डिनोट करते हैं, ये होती है रेडियस। R का मतलब रेडियस, और रेडियस का मतलब त्रिज्या। ठीक है, ये क्या हो गई त्रिज्या। अब हम क्या करें,
इसका मतलब क्या कि अगर आप केंद्र से कहीं पर भी मिलाओगे वो आर के ही बराबर होगी। अब मान लो मैं एक ये ऐसे मिला दें तो ये भी तो त्रिज्या हुई आर, और यहाँ भी मिला दें तो ये भी तो आर हुई, इधर भी आर इधर भी आर, तो आर और ये भी आर, तो टोटल क्या हो जाएगी 2r। वो क्या हो जाएगा व्यास, उसको बोलेंगे डायमीटर। तो देखिए ये यहाँ से यहाँ तक आर और ये यहाँ से यहाँ तक आर, तो व्यास कितना हो जाएगा 2 गुणे त्रिज्या, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो व्यास इक्वल टू इंग्लिश में बोलते हैं डायमीटर, तो डी से डिनोट करते हैं, ये हो जाएगा 2r के बराबर, और त्रिज्या हमारी केवल रहती है r के बराबर। अब इसमें देखिए होता क्या है, जो सर्किल की जब बात करते हैं तो वहाँ पे इससे पहले हमने त्रिभुज चतुर्भुज पढ़ा था, तो वहाँ पर हमने परिमाप पढ़ा था। यहाँ पे होता है परिधि, परिमाप का ही ये नया वर्जन या उसको नया नाम दे दिया जाता है परिधि। इसको आप कंसीडर किस में करोगे, परिमाप में ही। परिमाप में हमने आपको क्या बताया था कि चारों ओर की सभी साइड्स का योग, इधर चारों ओर साइड्स तो है नहीं, ये टोटल एक कर्व ही तो है टोटल। तो इस मान लो आप यहाँ से चलना स्टार्ट करो और वापस घूमकर यहाँ तक आओ, तो जितनी दूरी आप चले वही क्या हो जाएगी परिधि, और वही कहीं ना कहीं परिमाप के बराबर होता है। तो परिधि क्या होती है, इसमें कुछ आपको फॉर्मूले याद ही रखने होंगे, 2πr, ध्यान रखना 2πr। और यहाँ पे एक बात और लिख लेना, पाई की वैल्यू होती है 22/7, ठीक है। पाई की वैल्यू होती है हमारी 22/7 और परिधि हो जाएगी 2πr, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। r का मतलब त्रिज्या, 2 तो फिक्स है और पाई की वैल्यू 22/7 होती है। इसके बाद आ जाएगा क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, पाई r स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 और r का मतलब त्रिज्या आपको दी ही होगी, स्क्वायर कर लोगे। यहीं पर हम ये भी बात लाओ लिख ही दें साथ ही साथ उधर वाली, कि त्रिज्या जो होती है वो हमारी r होती है और त्रिज्या का 2 गुना होता है व्यास। तो त्रिज्या में अगर आप 2 से गुणा कर दो तो वो क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। तो इतनी बात हमने सीख ली। अब जो ये परिधि होती है ये किसके बराबर होती है, और अगर समझना चाहो तो जैसे आपके पास एक पहिया है, पहिया जब हम घुमाते हैं तो एक जो पूरा चक्कर लगाएगा वही किसके बराबर होता है, परिधि। तो परिधि बराबर एक चक्कर में चली गई दूरी, चली गई दूरी, यही क्या होती है भैया, परिधि के बराबर होती है। क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि एक पहिया 10 किलोमीटर की दूरी 700 चक्कर में कंप्लीट करता है, तो पहिए की परिधि बताओ, है ना। तो वहाँ पे हम लोग इन्हीं चीज़ का फॉर्मूलों का यूज करेंगे। तो परिधि होती है 2πr, क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर, और व्यास होता है 2r यानी कि त्रिज्या का 2 गुना, वो त्रिज्या होती है r। त्रिज्या का 2 गुना व्यास और व्यास का आधी क्या हो जाएगी, त्रिज्या। तो हमने फाइनली यहाँ पे 2D में जितने फॉर्मूले होते हैं ट्राइंगल के, फिर क्वाड्रिलेटरल के और सर्किल के, सब हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में इस पर जितने भी क्वेश्चंस पॉसिबल बन सकते हैं सब हम आपको कराने की पूरी कोशिश करेंगे, और होमवर्क में भी कुछ क्वेश्चंस देंगे। फिर जो वीडियो आएगी उसमें 3D और 3D के क्वेश्चंस होंगे। 3D वाला पोर्शन थोड़ा बड़ा है तो वो काफ़ी दिन तक चलेगा, 2D वाला पोर्शन नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आपको जो भी यहाँ पे समझाया गया ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल और सर्किल का, वो आई थिंक आपको सारा समझ आया होगा। आपको करना कि अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो इसके नोट्स जरूर बना लो। पहली बार जब कभी भी कोई भी चीज़ पढ़ो तो उसके प्रॉपर नोट्स बनाओ, दूसरी बार में उसी चीज़ में थोड़ी ऐड कर दो चीज़ें, मान लो जो और आपको अलग से पता चले, है ना, तो उसको आप ऐड ऑन कर लो। फिर तीसरी बार पढ़ के नोट्स नहीं बनाए जाते, फिर तो उसकी प्रैक्टिस करी जाती है ना। तो पहली बार अच्छे से नोट्स बनाओ ताकि दूसरी बार के लिए आपको हेल्पफुल रहे वो, और तीसरी बार की तो नोट्स बनाने की आवश्यकता होती नहीं है। तो आई थिंक आपको सारी बातें समझ आई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया और कंटेंट अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और हमारा इसी नाम से इंस्टा उसे फॉलो भी कर सकते हो। और हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ पे मैथ्स के और भी कई वीडियोस प्रोवाइड कराए गए हैं, उनको देखिए, वहाँ से भी काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी जो अदर टॉपिक्स वहाँ पे कराए गए हैं। थैंक यू।